हेलो। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रहा है कि ऐसे ही टाइम पास हो रहा है? पढ़ाई भी करना है। चलिए, हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए थे वो आगे बढ़ाएंगे। सीरीज क्या था? ग्रुप डी। ग्रुप डी जो चल रहा था प्रीवियस ईयर इसका। दो 2018 का मैथ्स कर रहे थे हम लोग। और आज जो होगा 17 सितंबर 2018 का सेकेंड शिफ्ट होगा। हम लोग जो कर रहे थे प्रीवियस ईयर सीरीज, उसका सेकेंड शिफ्ट होगा 17 सितंबर 2018 का। पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है सही से क्लियर? लॉकडाउन में कि मन नहीं कर रहा पढ़ने का? देखिए, क्या होगा कि लॉकडाउन में जनरली क्या होगा, बहुत सारा का ये सोच के पढ़ाई नहीं कर रहा है कि अभी एग्जाम सामने नहीं है कोई, लेकिन बहुत सारा का पढ़ाई कर रहा है। और यदि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, जो पढ़ाई कर रहा है उससे आप पीछे हो जाओगे। ये जो लॉकडाउन 1 महीना या फिर उससे कुछ ज़्यादा दिन का चल रहा है, तो इसमें क्या है कि जो मेहनत कर रहा है वो आगे निकल जाएगा, और ऐसे जो टाइम पास कर रहा है वो पीछे हो जाएगा। और देख ही रहे हो कंपटीशन कितना टफ होते जा रहा है धीरे धीरे। तो हाँ, लॉकडाउन में क्या करना है कि पढ़ाई भी करना है, और थोड़ा बहुत चलिए पहले जैसा नहीं पढ़ाई हो पाए, मान लिया जब पहले 7-8 घंटा पढ़ते थे अभी 4-5 घंटा पढ़ लो, लेकिन पढ़ो, नहीं फिर पीछे हो जाओगे। तो फिर जान ही रहे हो कि टाइम कैसे निकल रहा है, गवर्नमेंट कैसे अवॉइड कर रहा है सब यूथ को। तो यदि ये मौका गवा दिया तो फिर अगला कब आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। और चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, और चैनल पे जो नए है वो सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। चलो, और अभी जो बताएंगे उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल V2 मैथ सर्च कर लेना, वहाँ मिल जाएगा। तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन जो होगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक छोटे पैमाने के साबुन व्यवसाय में निम्नलिखित खर्चे होते हैं। क्या क्या खर्चे होते हैं देखते हैं। मार्केटिंग पर 10%, मार्केटिंग इस पे 10%। और अगला है आपका कर्मचारी का वेतन, मतलब स्टाफ सैलरी, इस पे 65%। और अगला है आपका रॉ मटेरियल, कच्चे माल, इस पे 25%। इस पे 25%। और आपको कहा क्या है, यदि व्यवसाय 65,000 का कुल वेतन दे तो विज्ञापन यानी मार्केटिंग पर व्यय क्या होगा। यानी जो व्यवसाय है टोटल 65,000 रुपया देता है, यानी वेतन पर यानी सैलरी पे, स्टाफ सैलरी पे 65,000 रुपया देता है। तो बताओ कि मार्केटिंग पे कितना खर्च हुआ है। देखो, स्टाफ सैलरी है 65% बराबर कितना है, 65,000 रुपया। तो 1% बराबर कितना होगा, जब 65% बराबर 65,000 रुपया है तो 1% बराबर कितना होगा, 1% बराबर होगा 1,000 रुपया। 1% बराबर 1,000 रुपया। तो अब बताओ मार्केटिंग पे कितना परसेंट है, 10%। तो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया। आसान सवाल था। तो ऐसे ऐसे आसान सवाल आ रहे हैं। चलिए, आपका सेकंड क्वेश्चन है, एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई,
फिर उसमें 10% की कमी कर दी गई। तो शुद्ध वृद्धि या फिर कमी प्रतिशत बताओ। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो क्या होता है, हमेशा कमी होता है। जब आपको 10% बढ़ाकर फिर 10% घटाने बोल दिया जाए या फिर 20% बढ़ाकर 20% घटाने बोल दिया जाए तो इसमें हमेशा कमी होता है। एक शॉर्टकट तरीका जान लो, फिर इसका लंबा मेथड भी दोनों से कर लेंगे जो बेटर लगे, ठीक है। तो हमेशा कमी होता जान लो। तो सबसे पहले क्या हुआ कि चाहे 10% बढ़ाए चाहे 10% घटाए, पहले कोई काम करे कोई दिक्कत नहीं, पहले वृद्धि भी कर सकता है या फिर पहले कमी भी कर सकता है। दोनों कंडीशन में हमेशा जो फाइनल होता है वो कमी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहा इसमें कि पहले 10% बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया 10% और बाद में 10% घटाया गया। देखो तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, यदि सेम हो, ये भी 10 है ये भी 10 है, तो फॉर्मूला से यदि आप करना चाहो तो फॉर्मूला याद रखना, क्या हो जाएगा x² बाय 100। इतना हमेशा कमी होगा, क्या होगा कमी। देखो इसका क्या हो जाएगा, यानी 10% बढ़ा रहा है और फिर 10% घटा रहा है, तो 10 का स्क्वायर बाय 100 क्या हो जाएगा 100 बाय 100। कमी कितना हो गया 1% का, 1% का कमी हो गया, ठीक है। ये फार्मूला से कर लो, याद रखो, या फिर डायरेक्ट कर लो, दोनों एक ही चीज है। यदि आपको 20% बोला जाए तो 20 रख लो, तो वहां उसके अनुसार कमी होगा। अब देखो होता कैसे है, मान लो कि एग्जाम में आप फार्मूला भूल गए तो इसका लॉन्ग मेथड भी देख लो। सबसे पहले हम क्या मान लें 100 मान लें कि उस वस्तु का प्राइस क्या है 100 रुपया। अब 10% बढ़ाया गया तो 100 का 10% कितना होता है 10, ठीक है। तो 10 बढ़ाया गया तो क्या हो जाएगा 110 हो गया, और फिर 10 घटा दिया, 10% घटाया 10 नहीं, तो 110 का 10% कितना होता है 11। यहाँ 10 बढ़ा दिया और यहाँ से इसका 10% यानी 11 घटा दिया, ये 10% है ये भी 10% है, यहाँ इंक्रीज किया गया यहाँ डिक्रीज किया गया, ठीक है। जब 11 घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 99। अब देखो यहाँ से यहाँ कितना कम है, यही 1%, एक कम है या फिर 1%, तो डायरेक्ट आप याद रखो या फिर फॉर्मूला से करो, दोनों तरीका आपको मतलब लॉन्ग मेथड या फिर डायरेक्ट जो फॉर्मूला बताए हैं ये फॉर्मूला इससे कर लो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, 3 रेखाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। और ये 3 रेखा का समीकरण दिया हुआ है, देखो ये त्रिभुज है 3 रेखा, अब तीनों का समीकरण दिया है, क्या क्या दिया है, एक दिया है, चलो हम तीनों का अलग अलग मान लें, x + y = 0। एक को क्या दिया है 3x = 5y और एक है y = 3x - 12। ये 3 अलग अलग समीकरण दिया हुआ है। अब बोला कि इसका क्षेत्रफल बताओ। देखो क्या होता है कि एक नॉर्मल यदि सबका पॉइंट दे दे, ठीक है, तब तो निकालना बहुत आसान है, एक फॉर्मूला लिखेंगे और सीधा आंसर। लेकिन यहाँ समीकरण दिया है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे सबका वर्टेक्स। यदि वर्टेक्स निकल गया तो फिर आसान हो गया। तो वर्टेक्स निकालेंगे कैसे, तो देखो 3 अलग अलग दिया है, तीनों को एक इक्वेशन मान लें, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। चलो तीनों को मान लेंगे। अब इसको जनरली क्या बना करते हैं हम लोग, क्लास 10th में पढ़े होंगे कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पे, समीकरण 2 और 3 को हल करने पे, यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ भी वही होगा, लेकिन ये लिखेंगे नहीं, वैसे सीधे हल कर देंगे। चलो 1 और 2 को हल कर रहे हैं, तो यहाँ क्या है x + y = 0। तो यहाँ से यदि हम आगे बढ़ें तो क्या लिखें x = -y लिख सकते हैं, और यही चीज यहाँ बैठा देंगे 2 में। तो यहाँ क्या है 3x = 5y है। अब x की जगह x का वैल्यू लिख देंगे 3, और x की जगह -y है तो माइनस यहाँ आ जाएगा, -3y = 5y। अब इसको इधर ले जाएंगे 0 = 8y, तो y = 0। जब y 0 आया तो कहीं भी बैठा दो, 1 में चाहे 2 में, कहीं भी बैठाओगे तो क्या हो जाएगा y 0 आया तो
एक्स भी जीरो हो जाएगा, एक्स प्लस वाई जीरो है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई को जीरो बैठा दो जीरो, तो एक्स बराबर भी जीरो। तो आपका एक पॉइंट आ गया क्या, एक्स जीरो वाई जीरो, यानी ये 0,0 हो गया। चलो अब 2 और 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करें, यहाँ y का दिया हुआ, सीधे y की जगह y का मान बैठा देंगे, 3x बराबर 5, और y की जगह ये पूरा मान बैठाएंगे, 3x माइनस 12, 3x बराबर 5 दिया 15x, और 12 पंचे 60। अब क्या करें, 3x को इधर ले जाए, 60 को इधर ले आते हैं, 3x इधर चल जाएगा तो क्या होगा, 15x में से 3x जाएगा तो सीधे 12x, और यहाँ 60, x बराबर क्या हो गया 5। देखो x यहाँ 5 आया, अब कहीं एक जगह वैल्यू डाल देंगे, जब x 5 आया तो y कितना आएगा, चलो 2 में ही डालते हैं, तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो 5 या 15 में से 12 जाएगा, तो y कितना आ गया, y बराबर क्या हो जाएगा, 15 में से 12 जाएगा 3। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया, x 5 y 3, ये जो पॉइंट होगा 5,3, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट निकालेंगे, तीसरा पॉइंट ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो y की जगह क्या रख दें, यहाँ y है, रख देते हैं यहाँ x प्लस वाई की जगह ये वैल्यू 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, 4x 12 को उधर ले जाते हैं, x बराबर 12/4, ये हो गया 3। अब x यहाँ 3 आ गया, अब 3 रखते हैं x का वैल्यू, तो y क्या आ जाएगा, यहीं रख लेते हैं, 3 प्लस वाई बराबर 0, तो y बराबर -3, यानी ये आ गया 3, -3। आपका तीनों पॉइंट आ गया, तीनों वर्टेक्स आ गया। अब जब तीनों वर्टेक्स आ गया तब आसान है, बस ये टाइम टेकन क्वेश्चन है, इसको बेसिक से ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तीनों जब आ गया सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, चलो तो क्या है फॉर्मूला, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है क्या है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला है। अब तीनों वर्टेक्स आ गया, बैठा दो इसकी जगह से वैल्यू, x1 क्या है 0, बाकी यहाँ कुछ भी लिखेंगे होगा 0, लिख देते हैं। y2 है 3, देखो x2 y2 3 है, y3 -3 है, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, लेकिन ये 0 होने के कारण पूरा 0 कर देगा, चलो प्लस x2 क्या है 5, अब y3 है -3, और y1 0 है, प्लस x3 है 3, और यहाँ क्या हो जाएगा y1 0, और y2 3 है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ -15, और ये हो जाएगा घटाएंगे तो 3 होगा, 3 3 9 -9। अब आगे आपका 1/2 और सबको जोड़ेंगे तो -24, कट गया 12, आपका -12। लेकिन जब क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल कभी माइनस नहीं होता है, तो माइनस का साइन गायब करेंगे, सीधे 12 यूनिट आपका आंसर। तो देखो ये क्वेश्चन था, लंबा क्वेश्चन से आपका 1-1.5-2 मिनट लगभग ले लेगा, कैलकुलेशन फास्ट रखोगे तो 1 मिनट के आसपास में हो जाएगा, और नहीं थोड़ा स्लो रहेगा तो
फिर 1.5 मिनट 2 मिनट भी लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जब सिर्फ वर्टेक्स दिया हो तीनों तब तो आसान है, सीधे बैठाएंगे और आंसर ले देंगे। लेकिन जब क्या हो कि ये जो त्रिभुज बना है तीनों रेखा खंड से, उसका यदि समीकरण दिया होगा तब ऐसे निकालेंगे, थोड़ा टाइम टेकन तब होगा। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो निर्देशांक ज्यामिति का है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए रेलवे में एक दो क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो टाइम टेकन रहेगा, थोड़ा सोचने पे मतलब दिमाग को लगवाएगा। बाकी सब क्वेश्चन आसान रहेगा, वही एक दो क्वेश्चन जो करता है वो मार्क्स में आगे निकल जाता है, और जो छोड़ के आता है उसका पीछे हो जाता है वो लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखा 3x + 2y बराबर 17 अंक 2,5 और 5,2 से जुड़े रेखाखंड को काटते हैं। अच्छा चलो देखो, ये है कुछ एक रेखाखंड है, क्या क्या दिया है पॉइंट दोनों का, 2,5 और 5,2 कुछ ऐसे दिया है। हाँ ये दिया है, और इसको एक रेखा कुछ ऐसे है। ठीक है, इसका समीकरण दिया हुआ है, समीकरण है 3x + 2y बराबर 17। अब बोल रहा कि बता दो ये जगह कि कौन से अनुपात में ये दोनों को काटता है, यानी आपको m/n ये बताना है, m और n का रेशियो बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, फिर से क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा सोचने लायक क्वेश्चन से। ठीक है, देखो तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये पॉइंट हम फाइंड करेंगे कि ये कौन से पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है, यदि वो मिल गया तो m और n आसानी से मिल जाएगा। तो कैसे वो पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, तो पॉइंट फाइंड करने का तरीका क्या है कि एक ये रेखा काट रहा है, दूसरा ये रेखा, इसका समीकरण दिया है, यदि ये रेखाखंड का समीकरण हमें मिल जाए तो इस पॉइंट को हम फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे समीकरण निकालेंगे, देखो तो रेखा का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 बटे x - x1 बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1, ये फार्मूला होता है। तो देखो क्या फार्मूला पे बैठा देंगे, y - y1 क्या है, x1 y1 5 है, और इसी तरह x - x1 2, y2 2 माइनस y1 5, और x2 5 - 2 क्या हो जाएगा, इसी को आगे बढ़ा देते हैं, -3 बटे 3, और फाइनली -1 बटे 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y - 5 बराबर -x + 2। अब क्या करें, इधर ले आते हैं इसको, या फिर इसी को उधर ले जाते हैं, दोनों से y बराबर क्या कर लें, 5 2 7 -x। ठीक है, आपका यहाँ y निकला। अब इसको और इसको सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 और 2 यदि मान लें तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y की जगह वैल्यू रखेंगे यहाँ 3x + 2, और y की जगह क्या है 7 - x, 7 - x बराबर 17। तो 3x + 7 × 14 - 2x बराबर 17। x बराबर क्या होगा, 17 - 14, x बराबर 3। जब x 3 आ गया तो वैल्यू बैठा देते हैं कहीं भी, y क्या हो जाएगा, 7 में से 3 गया तो y क्या हो जाएगा, 7 - 3 बराबर 4। अब देखो ये पॉइंट हमें मिल गया, ये क्या मिला 3,4। अब ये दोनों मिल गया। अब जब ये मिल गया तो आगे हम किससे, सेक्शन फार्मूला, उससे m और n फाइंड कर लेंगे। इसको दोनों जरूरत नहीं है आपको x और y दोनों निकालने का, कोई एक भी निकाल सकते तो हो जाता, लेकिन जब सॉल्यूशन किए तो कोई एक क्यों, दोनों निकाल दिए। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, यदि आपको x निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है mx2 +
nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, एक ही से निकल जाएगा। यदि यहाँ x का वैल्यू लिया तो x से, y लेना है तो y से ले लो, ठीक है। तो हम x से लिए हैं। चलो देखो, तो x की जगह यहाँ क्या दिया हुआ है 3, m पता नहीं, x2 ये है x1 ये है x2 प्लस n x1 m प्लस n क्या हो जाएगा 3m प्लस 3n बराबर 5m प्लस 2n। अब क्या आ जाएगा m और n, m को उठाकर उधर ले जाते हैं, 3n माइनस 2n बराबर 5m माइनस 3n। फाइनली क्या होगा आपका n बराबर 2m, ठीक है। अब n रेशियो m, n बटे m बराबर क्या होगा 2/1, तो क्या हो जाएगा n रेशियो m बराबर 2/1, और यही आपसे पूछा गया है। तो आपका कितना नंबर ऑप्शन में है 2/1 या फिर 1/2, जो भी है। अच्छा m रेशियो n उल्टा कर लो 1/2, तो आपका ये ऑप्शन सी में है। तो समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा टाइम टेकन है, समझ के करो, थोड़ा शांत दिमाग से, तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में क्या होगा, यदि शांत समझ के नहीं किया, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया ऐसे क्वेश्चंस में, तो क्या होगा दिमाग काम नहीं करने लगेगा, कैसे करेंगे क्या करेंगे, और फिर छोड़ के आ जाना होगा, फिर गलत लगा दोगे तुक्का में। तो ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस ज़्यादा करो और थोड़ा ध्यान दो कि कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों का अनुपात, अच्छा 3:5 है। अच्छा दिन 3 और 5 ले रहा है, ठीक है। उन्हें काम पूरा करने के लिए 5/8 दिन चाहिए, कितने दिनों में ये अकेला काम को पूरा, अच्छा ये अकेला उस कार्य के 2 गुना को पूरा कर सकता है। देखो दिन का अनुपात जो है सो क्या है 3:5, 3:5। तो काम का अनुपात क्या हो जाएगा, काम का अनुपात हमेशा उल्टा हो जाता है 5:3, ठीक है। दोनों मिल के पूरा कितना दिन लगा उसको काम करने में, 5/8 दिन लगा, ठीक है। ध्यान से देखो, कह रहा है ए और बी टोटल जो काम करता है उसमें 3:5, यदि ए को 3 दिन लगता है तो बी को 5 दिन लगेगा, ठीक है। ये 3 और 5 नहीं है, रेशियो में है, तो काम जैसे उसका उल्टा हो जाता है, काम क्या हो जाएगा 5:3, यानी ये जो है एक दिन में 5 काम करेगा तो बी 3 काम करेगा। अब दोनों मिलके जो सो लिया टोटल इतना दिन काम करने में लिया, तो ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये और बी मिलके एक दिन में कितना कर रहा है 5 और 3 8 का, और टोटल वो कितना दिन लगा रहा है 8×5 = 40, 45/8 दिन। तो एक दिन में 8 काम, तो टोटल 45/8 दिन में कितना काम 45/8 दिन में टोटल कितना काम हो जाएगा, एक दिन में 8 काम, तो टोटल 45 काम हो जाएगा, 45 काम, ठीक है। टोटल काम कितने हो गए 45, ठीक। अब बोल रहा है कि ये जो है उसके 2 गुने काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम 45 है, तो 45 का 2 गुना काम कितना हो जाएगा, टोटल 90 काम हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये कितना दिन लेगा, तो ये एक काम को करने में कितना दिन ले रहा है, सॉरी उल्टा बोल दिए, एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 काम, तो टोटल 90 काम है, भागा कर देंगे, कितना दिन लगेगा उसको 18 दिन, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला दिया है आसान सवाल, एक घटाव है। अब ये सब तो कर ही लोगे, ये घटाना है, घटा लो, कौन सी बड़ी बात है ये। चलो एक जीरो यहाँ लगा देंगे, क्या हो जाएगा 8 1 0। ठीक है, आसान सवाल। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा एक संख्या का 35% 91 है, तो बता दो वो संख्या क्या है। देखो कितना आसान सवाल, 35% 91। ठीक है, तो 1% क्या हो जाएगा, 1% 91/35, तो 100%। कोई भी नंबर अपने आप में 100 होता है ना। ठीक है, अब इसको निकाल दो कटाकर, कैसे घटेगा देखो। अच्छा 90 लिखे ना, 91 कर दो इसको, 91 5 के टेबल में 7 बार में, ये 20 बार में, 7 1 7, फिर से 91, क्या हो गया 13 गुना 20 260। ठीक है, तो ये आसान सवाल है, ये सब सवाल हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, अब देखो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। 4 से कैसे पता करेंगे कि कौन कौन सा संख्या विभाज्य है कि नहीं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था 3 से, शायद 3 से था। तो ये आपको याद रखना होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ये जो विभाज्यता का नियम है कि कौन सी संख्या किससे विभाज्य है, बड़ी से बड़ी संख्या कैसे पता करेंगे, तो ये आपको याद रखना होगा। और यदि नहीं याद है तो बोलिएगा, एक वीडियो में बता देंगे। चलो, तो 4 से क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट 2 डिजिट, यानी अंतिम का 2 अंक देखते हैं। ठीक है, यदि वो अंतिम का 2 अंक 4 से कट गया तो मतलब पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। जैसे यहाँ कोई भी नंबर ऐसे कुछ भी लिखें, इधर हम कुछ भी लिखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट का ये 2 नंबर देखेंगे कि 4 से कट रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देख लो कि कौन सा ऑप्शन है जो आपका 4 से कट जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका है लास्ट में 54, ये 4 से नहीं कटता है। लास्ट में 76, 19 चौक 76, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी। एक बार सी और डी भी देख लेते हैं। सी लास्ट में 66 है, 4 से नहीं कटेगा, लास्ट में 90, 4 से नहीं, यानी आपका आंसर बी हो गया। बी नंबर क्या है, नंबर है 1542176, ये आपका नंबर हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन से कि अलग अलग समय पर 2 पाइप किसी टंकी को भरने में 5 घंटा और 8 घंटे का समय लेते हैं। जब एक अन्य तीसरा पाइप 3.2 घंटे, तीसरा पाइप उसे 3.2 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, पूरी तरह से खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी पूरा भरने में कितना समय लगेगा। चलो, एक ले रहा है 5 घंटा तो दूसरा ले रहा है 8 घंटा, और तीसरा खाली करने में, चलो ए बी सी ले लेते हैं, ए 5 घंटा, बी 8 घंटा, और सी जो है सो ये दोनों भर रहा है और सी खाली कर रहा है 3.2 घंटे में। ठीक है, और तीनों को बोला जा रहा है कि साथ में खोला गया
अब बता दो पूरा टंकी कितना देर में भर जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेंगे। 5 और 8 तो आसान है, 3.2 का कैसे लें, तो 3.2 भूल जाओ, सीधे इसको 32 सोच लो। ठीक है, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइड में ले लेते हैं, 5, 8 और 32 ले लो, सोचो सीधे 8 से लगा दें, 5, 1, 4, 5 चौक 20 80, 160, एलसीएम क्या हो जाएगा 160, तो तीनों का 160 हो गया। ठीक है, अब ये 5 घंटा में भर रहा है, यानी 1 घंटा में इसको कितना लगेगा, टोटल 32 भाग भर देगा। ये 1 घंटा में कितना भरेगा, 20 भाग भरेगा, और ये 1 घंटा में कितना भरेगा, चलो भागा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3.2, 5 बार में 1 0, यानी ये 50 भाग खाली कर देगा। ठीक है, आप पूछ रहा है कि तीनों कितना देर में टंकी को भर देगा। देखो ये दोनों तो भरने काम कर रहा है और ये खाली कर दे, 32 और 20 कितना हो गया, 32 20 52, ये भर रहा है, उसमें 50 खाली कर रहा है, यानी 1 घंटा में कितना भर रहा है, 2 भाग, टोटल 160 भाग है, तो कितना घंटा लगेगा, 160 भागा 2 80 घंटा, 80 घंटे। अब आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में 9 घंटे 48 मिनट, 3 दिन 3 घंटे 36 मिनट, अच्छा दिन में भी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, डी में है 3 दिन और 8 घंटा। ठीक है, एक दिन में 24 घंटा, 72 और 8 80 हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सुनो, ऐसे आसान आसान सवाल है, 2-3 क्वेश्चन मिलेगा जो थोड़ा सा दिमाग घुमाएगा, बाकी क्वेश्चन जो है ठीक ठाक है, कोई खास मुश्किल सवाल आता नहीं है, और वो भी प्रैक्टिस, तो मुश्किल लग रहा है प्रैक्टिस करो, वैसे सवाल भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन कह रहा है कि शांत पानी में एक नाव गंतव्य तक पहुंचने और वापिस शुरुआती पॉइंट पर लौटने में कुल 15 घंटा लगता है। ठीक है, उस यात्रा के लिए नदी के प्रवाह में 16 घंटे लगते हैं। अच्छा, नदी के प्रवाह में शांत जल में 15 घंटे, और जब नदी बह रहा है तो जाने और वापस आने में 16 घंटा लगता है। बोल रहा है कि नाव और नदी के बीच का अंतर 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर पर घंटा है, तो नदी का गति ज्ञात करो। देखो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाते हैं, ऑप्शन से ज़्यादा आसान होता है। ऑप्शन में क्या क्या है, सबसे पहले कहा है कि जाने और वापस आने में शांत जल में कितना 15 घंटा लगता है। प्रवाह में जब नदी का प्रवाह हो रहा है तो 16 घंटा लगता है, और नाव और धारा का अंतर दिया है, यानी x - y जो दिया है, तो ये दिया है 15 किलोमीटर पर घंटा। ये 3 चीज दिया है, 3 डेटा। अब ऑप्शन से बनाएंगे, ऑप्शन से कैसे, देखो सबसे पहला ऑप्शन है 10 किलोमीटर पर घंटा, ये क्या है, नदी का प्रवाह 10 किलोमीटर पर घंटा है, तो क्या होगा, नदी का प्रवाह y होता है, ये जब 10 किलोमीटर पर घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या हो जाएगा, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ 10 लिख देंगे, तो ये 25 होना चाहिए, तब ना 15 होगा, तो x कितना हो गया, यहाँ से ऑप्शन से, पहला ऑप्शन से x 25 हो गया। अब 25 हो गया तो शांत जल यानी x यहाँ होगा, जाने और वापस आने में मतलब गया और वापस आया, तो कितना दूरी टोटल चलेगा वो, शांत जल में 25 गुना 15, 25 25 125, 12 रहा, 25 से कम 25 और 12, देखो जाने और वापस आने में टोटल 375 किलोमीटर चला। अब एक साइड बोले तो 375/2 कुछ पॉइंट में आएगा, तो जो जो ऑप्शंस में पॉइंट में आएगा उसको बाद में करेंगे, पहले वो ऑप्शन देखेंगे जो पॉइंट में नहीं आएगा, यानी डायरेक्ट सीधे आ रहा है।
तो ऑप्शन 1 को रहने देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। ऑप्शन 2 भी यानी ये नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। बी नंबर ऑप्शन में कहा गया है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर, ये वाई दिया है, तो एक्स क्या हो जाएगा, वाई 6 है तो एक्स कितना हो जाना चाहिए, 6 उधर गया 21, एक्स हो जाएगा 21। अब ये दोनों तरफ गुना करेंगे, 21 गुना 15, 5 15 गुना 30 और 1 31। देखो ये फिर से दोनों तरफ है, एक तरफ आएगा तो पॉइंट में आ जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी में एक बार चेक कर लेते हैं। सी में क्या कह रहा है, 4 किलोमीटर पर घंटा, वाई जो है 4 है तो एक्स कितना हो जाएगा, 4 उधर से गया तो एक्स 19 हो जाएगा, 19 गुना 15, 15 9 135, 13 रहा, 15 का 15 और 13 28। देखो ये भी दोनों तरफ जाएगा 285, तो एक तरफ में क्या हो जाएगा, पॉइंट में। तो अब अगला ऑप्शन देखते हैं, 3 ऑप्शन आ गया, तीनों अलग अलग आ रहा है, मतलब पॉइंट में आ रहा है। क्या चौथा ऑप्शन भी पॉइंट आएगा, तब तो ज़्यादा मेहनत करना होगा, और नहीं तो नहीं, यदि पॉइंट में आया तो उसको एक बार चेक कर लेंगे। चौथा ऑप्शन में y बराबर 5 किलोमीटर, y कितना है 5, तो x क्या हो जाएगा, x बराबर 20, टोटल 15 घंटा चला, यानी 20 गुना 15 300 किलोमीटर, मतलब दोनों तरफ आया और गया 300 किलोमीटर। तो एक तरफ कितना हो जाएगा, एक तरफ जो हो जाएगा यानी डी सिर्फ 150 किलोमीटर। अब देखते हैं क्या इसमें सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो डी हो गया 150 किलोमीटर, मतलब एक तरफ 150 किलोमीटर, दोनों तरफ 300 किलोमीटर। अब प्रवाह जब हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 16 घंटा धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में। यदि धारा के विपरीत दिशा कहा गया तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का यदि दिशा में बोला जाए तो कितना, ये ऑप्शन से देखें तो 20 और 5 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखते हैं। अब 150 किलोमीटर गया और 150 किलोमीटर आया, यदि यहाँ से 16 घंटा आ गया तो मतलब आंसर ऑप्शन यही सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, 150 किलोमीटर धारा के दिशा में 25 के स्पीड से चलेगा, प्लस 150 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में 15 के स्पीड से चलेगा। कटा दो, एक बार में 6 बार में 6 आ गया और ये 10 आ गया, 16 घंटा। देखो ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर गया। तो देखो ऐसे ही करते हैं, क्या पहले चेक किए जो, और चेक करने के बाद क्या मिला कि जब दोनों तरफ चल रहा था तो ठीक है, लेकिन एक साइड जैसे निकालते थे तो वो पॉइंट में आ जाता था। तो पहला ऑप्शन हम वो उठाए जो पॉइंट में नहीं आया और वही सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ऐसे सबसे पहले क्या किए, ध्यान से देखो। शांत जल में 15 घंटा चला और प्रवाह में 16 घंटा में, यानी गया और वापस आने में शांत जल में 15 घंटा लगा, और जब नदी बह रहा है तो 16 घंटा लगा। अब क्वेश्चन में दिया है कि नाव और धारा के प्रवाह के बीच का अंतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा रहे थे, तो ऑप्शन नंबर डी में जो है प्रवाह का गति जो दिया है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और उसी से सेटिस्फाई करवाएं तो धारा के दिशा में 25 हो गया और धारा के विपरीत दिशा में तो दिया है 15, और वहां से जब बैठाएं तो टोटल 15 घंटा चला था शांत जल में, तो शांत जल में 15 घंटा चला तो क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में यदि 15 किलोमीटर, सॉरी धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर है तो नाव की चाल 20 किलोमीटर हो जाएगा। शांत जल में 15 घंटा चला तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 गुना 15 300 किलोमीटर, यानी गया और वापस आया 300 किलोमीटर, यानी एक तरफ कितना 150 किलोमीटर, एक तरफ 150 किलोमीटर जब चला तो दोनों तरफ 150 किलोमीटर होगा। अब धारा के दिशा में 25 के स्पीड से चल रहा है और धारा के विपरीत दिशा में 15 के स्पीड से चल रहा है, और कटा दिए दूरी बटे 4, समय निकलता है, दोनों का समय जोड़े 16 घंटा आ गया और ये सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो समझ में आ गया क्वेश्चन। इसको ऑप्शन से बनाना ज़्यादा आसान होता है, जैसे मान लो सॉल्यूशन करेगा तो क्या होगा कि फंस जाएगा, क्वेश्चन में मुश्किल आता है। ऐसे क्वेश्चन जो है ऑप्शन से बेस्ट मेथड है, बेस्ट तरीका है। ठीक है, अगला दिया है
एक फिगर बना हुआ है, कुछ ऐसे फिगर है। अब ये 1 नंबर में दिया है और 2 नंबर में क्या दिया है, 2 नंबर में दिया है 0 इज ग्रेटर देन थीटा इज ग्रेटर देन 90। अब बोल रहा है कि थीटा का वैल्यू बताओ और पूछ रहा है कि क्या थीटा का वैल्यू के लिए दोनों ऑप्शन जरूरी है या फिर एक ही से हो जाएगा। तो देखो ये जानते हो ये केंद्र है, तो किसी भी जीवा से केंद्र पर त्रिभुज के परिधि पर जो कोण बनता है केंद्र पर उसका डबल बनता है। जो किसी भी जीवा द्वारा त्रिभुज के केंद्र पर उसके परिधि पर बनाया गया कोण का दोगुना होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है 30 डिग्री, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री दोगुना। ठीक है, तो क्या ऑप्शन 2 जरूरी है, ऑप्शन 2 नहीं भी देता तो कोई दिक्कत था नहीं, तो सीधे क्या ऑप्शन 1 सिर्फ 1, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, 12 की 11 नंबर क्वेश्चन जो भी है देख लोगे नंबर आप लोग। बोल रहा है इनलेट पाइप एक टंकी को 32 घंटे में भर सकती है, जबकि आउटलेट पाइप बी भरे हुए टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली हो जाता है तो दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन जब टंकी 3/4 भर जाती है तो आउटलेट पाइप को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी भरने में कुल कितना टाइम लगेगा। देखो ये जो है सो इनलेट है और ये टोटल 32 घंटा लेता है, बी आउटलेट है ये टोटल 40 घंटा लेता है, 40 आवर। अब क्या करते हैं दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा 32 और 40 का एलसीएम आपका 160। ठीक है, ये खाली करने वाला है तो ये टोटल 4 भाग खाली करेगा, ये 5 भाग भरेगा। ठीक है, 1 घंटा में 4 भाग एक खाली करेगा और दूसरा 5 भाग भरेगा। ठीक है, बोल रहा है कि जब इसका 3/4 भर जाता है, 3/4 यानी 160 का 3/4 कितना हो जाता है 120, 120 भाग भर जाता है तो बी को बंद कर दिया जाता है। तो बता दो कि कितना देर में भरेगा पूरा टंकी। देखो दोनों एक साथ मिलकर कितना भर रहा है 1 घंटे में, 5 में से 4 गया यानी 1 भाग, दोनों ए प्लस बी दोनों मिलके 1 भाग भर रहा है। अब 120 भाग भरने के लिए कितना चाहिए इसको 120 घंटा, और खाली कितना रह गया 40 भाग खाली रह गया। समझ में आ रहा है, 120 भाग जो है ये दोनों मिलके भरा और 40 भाग अकेला ये भरेगा, तो ये 1 घंटा में 5 भाग भर रहा है, तो 40 भाग भरने के लिए उसको कितना लगेगा 8 घंटा लगेगा, 8 घंटे। ठीक है, और 120 भाग भरने के लिए कितना लगा था 120 घंटे यहाँ लगा था। अब टोटल कितना समय लग गया 120 और 8 128 घंटे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। एक फिगर दिया हुआ है कुछ ऐसे, कुछ ऐसे फिगर दिया हुआ है, नाम है PQRS PQ, एंगल दिया हुआ है PQ ये वाला एंगल, ये एक्स दिया हुआ है, ये जो दिया है x - 50 दिया है, और TUR
ये दिया है x प्लस 25, ये एंगल दिया हुआ है और आपसे पूछ क्या रहा है USR, URS, अच्छा USR नहीं URS, URS ये वाला, ये आपसे पूछ रहा है। देखो कैसे निकालते हैं, ये दोनों समांतर रेखा है, ठीक है, ये दोनों समांतर रेखा है, ये लाइन दिख रहा है, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री होता है, x प्लस x माइनस 50 बराबर 180 होगा, 2x बराबर 180 प्लस 50, x बराबर क्या हो जाएगा 230 को 2 से भागा करेंगे तो x बराबर 115 हो गया। अब आपको ये पूछा है, देखो ये क्या है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों एकांतर कोण बनाता है और एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है, तो जो ये होगा सेम यहाँ होगा। x का वैल्यू हमको मिल गया क्या, x का वैल्यू 115 है और 25 जोड़ेंगे 140 हो जाएगा, यानी यहाँ कितना हो गया 140, 140 आपका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आसान सवाल है, ये सब मुश्किल सवाल नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/2 में से किस भिन्न को घटाया जाए कि शेष 3/4 हो जाए। आसान सवाल, 1/2 में से किसको घटाए, चलो x मान लेते हैं, शेष क्या हो जाए 3/4। अब x को उधर कर दो और नंबर को इधर कर दो, क्या हो गया x, एलसीएम लेंगे 4, 2 बार में यहाँ 2, यानी x बराबर क्या हो जाएगा -1/4। आपका ऑप्शन ये। आसान सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस को तो समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ये सब आसान सवाल है, जल्दी जल्दी बताकर निकलते हैं। जो थोड़ा सा लगेगा कि नहीं अच्छा समझना चाहिए तो उसको रोक के थोड़ा स्लो करके समझा देंगे। चलो एक क्वेश्चन से पाई चार्ट का बोला जा रहा है कि टोटल 2017 में 3 लाख करोड़ का एनपीए है, तो बता दो डी में कितना है। डी में कितना है, क्वेश्चन तो देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे। डी में है कुल मिलाकर 5%। अब 300 करोड़ है, 300 लाख करोड़, इसका 5% निकाल दो। 5% कुछ ऐसे निकालते हैं, कितना हो गया 15 लाख करोड़। आसान सवाल है, सिर्फ सवाल बड़ा दिख रहा है, बाकी एक लाइन में सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुपात और समानुपात से, क्या है क्वेश्चन नंबर 16। कुछ ऐसे दिया हुआ है, दिया है P रेशियो 18 प्रो रेशियो 5/3। देखो तो जब भी इस तरह का सवाल आता है, समानुपात का होता है, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, बिल्कुल ऐसे ही निकालते हैं। उसका एक फार्मूला से भी हम लोग याद कर लिए हैं, लेकिन बेसिक तरीका यही है। क्या है, ये दोनों बीच वाला आपस में गुना होता है और ये दोनों लास्ट वाला आपस में गुना होता है। तो कैसे हो जाएगा, P गुना 3 बराबर 18 गुना 5। अब P चाहिए तो क्या हो जाएगा 18 गुना 5 भागा 3। अब कटा देंगे कितने बार में, 6 बार में, 6 पंचे 30 आंसर। देखो 30 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। आ गया समझ में। तो आसान आसान सवाल है, सवाल बिल्कुल आसान ही आता है, बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। और खासकर जो बहुत आसान सवाल है वो तो ऐसे ही बन जाएगा, जो थोड़ा मुश्किल लगे उसको 3-4 बार पर प्रैक्टिस करो। 3 बार 4 बार हो जाए, 5 बार, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक, 5 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो वाई का वर्तमान आयु बता दो। अभी कितना है, एक्स बटे वाई लिखें तो 3/4 है। 5 वर्ष पहले कितना था, पहले उसका अनुपात था 5:7, 5:7।
तो ये दोनों को क्या करें, x मान लेते हैं। 5 वर्ष पहले 5 5 दोनों में घटा देंगे, अनुपात क्या हो जाएगा 7। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 7 किया 21x माइनस 35 और यहाँ हो जाएगा 20x माइनस 25। अब इसको इधर ले आएंगे, यहाँ x हो गया और यहाँ क्या होगा 35 माइनस 25, x बराबर 10। अब आपका किसका पूछा है, y का। y क्या था 4x, y का यूनिट कितना था 4x, x कितना आया है 10, हो गया 40 वर्ष। देखो ऐसे ऐसे आसान सवाल है, थोड़ा सा ऐसे सवालों पे 2 से 3 बार कर लोगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है पूरा 12% लाभ जोड़ने के बाद एक वस्तु का बिक्री मूल्य 616 रुपया हो जाता है। यदि 462 में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत बताओ। देखो 12% लाभ जोड़ा जा रहा है, तो कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य, चलो क्रय मूल्य क्या मान लें, क्रय मूल्य क्वेश्चन नंबर 18 होगा शायद, देखे ना। क्रय मूल्य क्या मान लें x, 12% लाभ पर बेचा गया, तो x का 12% लाभ, और कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो कितना हो गया 112%, और इसका वैल्यू दिया है 616, तो x निकाल लो, x गुना 112 बटे 100, 616, x बराबर क्या हो जाएगा 616 गुना 100 बटे 112। अब कटा दो, कौन सा टेबल से कटेगा, 4 से कटाते हैं, 25 चौका 100 और 28 चौक 112, और किससे कटाएं 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 8 56, फिर 5 7 8 56, फिर से कटा दो 22, यानी x का वैल्यू क्या निकल गया 22 गुना 25, गुना कर देते हैं 25 गुना 50, 5 रहा, 25 गुना 50 और 5 55, यानी उसका क्रय मूल्य जो है 550 रुपया है। क्रय मूल्य कितना है 550, और अब बेचा कितना जा रहा है 462 रुपया में, तो हानि कितना हो जाएगा, हानि जो है 550 में से 462 को क्या करो घटा दो, तो हानि कितना हो गया 10 में से 8 2 गया 8, यहाँ रहा 4 में 6 नहीं होगा तो 14 में से 6 8, 88 रुपया का हानि हुआ। अब हानि प्रतिशत निकालो, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला से निकालोगे, जानते होगे क्या होता है यहाँ हानि प्रतिशत, हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुना 100, यही होता है फॉर्मूला ना। निकालो क्या हो गया 88 बटे 550 गुना 100, घटा दो, 1 0 0 कट गया, ये कटा है कितना बार में 8, ये 5 2, क्या हो जाएगा 16%, और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है 16%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 18 था। तो बस ध्यान देना, समझना है कि क्वेश्चन किस तरह पूछा जा रहा है। एक बार क्वेश्चन समझ लोगे तो आसानी होगा निकालने में, और क्वेश्चन नहीं समझ पाया तो दिक्कत होगा, थोड़ा सा 2 बार पढ़ना होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। पहली बार जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो एक ही बार में, क्योंकि टाइम तो कम होता है ना, आपको 1 मिनट या फिर 1 मिनट से कम में लगभग 30 35 40 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ लेना है और सॉल्व भी करना है, तो ध्यान से पढ़ना होगा। पता चला क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम लगा दे तो सोल्यूशन कैसे होगा जल्दी। अब अगला क्वेश्चन से, क्वेश्चन से 36 और 144 के HCF का आधा का मान बता दो। कितना 36 और 144, इसका क्या निकालना है, पहले HCF निकालेंगे तो इसका आधा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कौन सा मेथड लगाएं, जो सबसे आसान होता है भाग वाला, 4 बार में 144 कट गया, यानी HCF कितना आ गया 36। अब इसका आधा कितना हो जाएगा
तो क्या करो, 2 से भागा दे दो, 18, ये आपका आंसर हुआ 18। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 18 है ना आसान सवाल। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहा, कह रहा है क्वेश्चन कि एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए ट्रेन और कार से यात्रा करता है। ठीक है, यदि वह कार से 10 किलोमीटर यात्रा करता है और बाकी ट्रेन से यात्रा करता है तो अपने कार्यालय 3 घंटे में पहुंचता है। चलो ठीक है यहाँ तक। यदि वह इसके ठीक विपरीत करता तो t प्लस 0.5 घंटे में पहुंच जाता। यदि ट्रेन और कार की गति क्रमशः 50 किलोमीटर और 40 किलोमीटर है तो कार्यालय से घर तक का दूरी बताना है। चलो, तो सबसे पहले क्या कहा गया है, कार का चाल दिया है 40 और रेल का 50 दिया है ना, 40 और 50। अब 10 किलोमीटर कार से चल रहा है और बाकी ट्रेन से चल रहा है। चलो टोटल दूरी को यदि डी मान लें, टोटल दूरी डी है तो 10 किलोमीटर जो चला दूरी बटे 4 कार से चला है, बाकी दूरी डी है, डी में से 10 माइनस कर देंगे और जो दूरी है वो ट्रेन से चला, तो टोटल उसको टाइम कितना लगा 3। और दूसरा कह रहा है कि यदि इसका उल्टा कर दें, उल्टा मतलब 10 किलोमीटर इस बार ट्रेन से चले यानी दूरी बटे 4 50, और जो बच गया दूरी वो किससे चले, कार से, तो उसको t प्लस 0.5 घंटा बनता है। ठीक है, अब दोनों तरफ बराबर करेंगे। हमसे पूछा क्या गया है, दूरी, तो t को हटाएंगे, टाइम को हटाएंगे। कैसे, यहाँ भी t है यहाँ भी है, ये 0.5 को इधर कर दें तो दोनों तरफ t बराबर हो जाएगा। यहाँ वही करते हैं, इसको कटा देते हैं, 1/5 प्लस d माइनस 10/40 और इसको इधर कर देते हैं और 0.5 को भी बदल देते हैं किसमें, फ्रैक्शन में। जब सब फ्रैक्शन है तो कुछ ऐसे लिखेंगे, कटा देते हैं 1/2 बराबर t। अब देखो ये भी t है ये भी t है, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, इसके बराबर ये, यानी ये और ये 0 फिर से कट गया, यहाँ भी 1/4 प्लस d माइनस 10/50 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/5, अच्छा यहाँ प्लस था ये माइनस हो जाएगा इधर आके, माइनस 1/2 प्लस d माइनस 10/40। अब क्या करेंगे, ये d और इसको एक तरफ ले आएंगे और बाकी नंबर को एक तरफ ले आएंगे, तो नंबर को एक तरफ लाते हैं, 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/2 और इधर क्या हो जाएगा, d माइनस 10/40 माइनस d माइनस 10/50। अब क्या होगा, इसका एलसीएम करते हैं, कितना होगा 20, 5 माइनस 4 प्लस 10 और इसमें d माइनस 10 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बच गया 1/40 माइनस 1/50, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 10/20, d माइनस 10 यहाँ है, एलसीएम करेंगे तो 200 होगा, 5 माइनस 4 11/20 बराबर क्या लिख सकते हैं, d माइनस 10 गुना 1/200, कटा देंगे 10 बार में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 110 बराबर d माइनस 10 और d क्या हो जाएगा, ये 10 को उठाकर इधर ले आएंगे तो 110 प्लस 10 बराबर 120 और आपका आंसर। तो टोटल उसके घर से कार्यालय तक का दूरी कितना है, 120 किलोमीटर। देखो ये सब क्वेश्चंस जो है, यही सब क्वेश्चंस है जो थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चंस है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ना होगा, समझना होगा क्या है, उसके बाद सॉल्व होगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये बिल्कुल बेसिक मेथड से था और इससे कर लोगे आसानी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
ए बी सी में क्रमशः 152, 171 और 276 कंचे हैं। ठीक है, वे इन कंचों को भागों में इस प्रकार विभाजित करने का निर्णय लेते हैं कि सभी भागों में कंचों की संख्या समान हो। साथ ही वे कंचे ना तो दे सकते हैं और ना ही ले सकते हैं। तो बताओ न्यूनतम संभव मान क्या है, कितना है? ए में है 152, बी में है 171 और सी में है 266। देखो, तो बोला न्यूनतम संभव मान कितना है और सब में बराबर बराबर है, तो बराबर बराबर है। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? HCF। ठीक है, क्या करना है? कंचा जो है उसको एक मतलब बराबर बराबर में पहले बांट रहा है और टोटल कितने, मान लो एक डब्बा में रख रहा है, लेकिन डब्बा में बराबर बराबर रखना है। मान लो 5 है तो 5 5 5 5 करके सब डब्बा में रखना है। तो टोटल कितने डब्बा हो गया, वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूनतम संभव मान कितना है, मतलब वो डब्बा में मिनिमम कितने डब्बे हो सकते हैं। आगे समझ में? तो इसका HCF निकालते हैं, क्या हो जाएगा? बीच वाले जो नंबर है उससे सबसे बड़े नंबर को भागा करते हैं एक बार में 5 और यहाँ से क्या हो जाएगा? 9। अब इससे भागा इसको करेंगे एक बार में 6 और यहाँ 7, इसको भागा करेंगे एक बार में 76, यहाँ हो गया 19। अब यहाँ से इसको भागा करेंगे 4 बार में, पूरा कट गया, 4 बार में पूरा 76 कट गया। यहाँ से लिख देते हैं 19, 76, 4 बार में पूरा कट गया। ठीक है, अब ये 19 है, 19 पूरा काटा। अब 19 से एक बार इसको भी भागा कर देंगे छोटा नंबर को, ऐसे ही HCF निकालते हैं ना। 8 बार में 152 कट गया, यानी HCF कितना आया? HCF जो है वो आ गया 19। अब देखो 19 HCF आया तो टोटल जो सो इसमें कितना डब्बा लगेगा, तो भागा कर देंगे 152 भागा 19, टोटल 8 डब्बा यहाँ, 171 भागा 19, 9 डब्बा यहाँ और 266 भागा 19, यहाँ कितना हो जाएगा? एक बार में 76, 4 बार में। तो यहाँ से एक भाग होगा, यहाँ से 8 भाग, 9 भाग और 14 भाग, यानी 8 डब्बा, 9 डब्बा और 14 डब्बा। तो न्यूनतम डब्बों की संख्या कितना है, जोड़ लो, 8, 9, 17 और 14, 31। आपका आंसर 31 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? इसमें क्या है, जनरली लगता है कि न्यूनतम संभव मान का है, यानी सिर्फ HCF निकाल देंगे तो हो जाएगा, यानी लोगों को लगता है कि आंसर क्या होगा 19, हालांकि ऑप्शन में नहीं है, राहत की बात है, नहीं तो जनरली 19 टिक करके आ जाता है। लेकिन ये नहीं पूछा है, पूछा है न्यूनतम संभव मान यानी डब्बों का संख्या, तो डब्बों का संख्या आपका 31 था। आ गया समझ में? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है दो संख्याओं का योग 9 है, उसके व्युत्क्रम का योग 1/2 है, तो संख्याओं में से एक है। चलो, दो संख्याएं जिसका योग 9 है, ठीक है, x और y ले लेते हैं, इसको जोड़ने पे 9 आ जाता है, और इसका व्युत्क्रम माने उल्टा 1/x और 1/y ले लें, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1/2। अब हो रहा है कि ये जो संख्या है इसमें से एक संख्या है, मतलब एक कौन सा संख्या हो सकता है, तो देखो निकालते हैं कैसे। इसका एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस वाई 1/2, x प्लस वाई कितना आया 9, 9x y 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x y बराबर 18। अब एक बार ध्यान से देखो, x प्लस वाई 9 है और x मल्टीपल y 18 है, तो दो ऐसा संख्या सोचना है, और फिर जो ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन से निकालोगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट कैसे होगा, बड़ा से भी कर देंगे। देखो तो कैसे सोचें, एक को 6 और एक को 3 ले लें, 9 हो गया, 6 और 3 गुना करेंगे तो 18 हो गया, यानी आंसर मिल गया
क्या आपका चाहे आंसर 6 होगा चाहे 3 होगा, कोई एक संख्या। अब ऑप्शन में देख लो कि कौन सा ऑप्शन दिया है, यानी ऑप्शन बी 6, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट छोटा था इसीलिए डायरेक्ट हम लोग निकाल लिए, लेकिन यदि बड़ा रहता तो कैसे निकालते? आसान है, x प्लस वाई दिया है और एक्स वाई दिया है, x माइनस वाई निकालते। x माइनस वाई कैसे निकलता है? x माइनस वाई का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। अब देखो क्या है, 9 का स्क्वायर हो जाता माइनस 4 गुना 18, क्या हो जाता 81 माइनस 72। तो x माइनस वाई का स्क्वायर क्या हो जाता 9, x माइनस वाई क्या हो जाता 9 का रूट लेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब x माइनस वाई निकल गया, x प्लस वाई निकल गया, दोनों को सॉल्व कर दो। x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 3 है, दोनों को जोड़ दो, क्या हो गया 2x बराबर 12, x बराबर 6 आ गया, 1 आ गया। अब y निकालना है तो कहीं एक बैठा दो, y बराबर 3 आ जाएगा। तो जब क्या हो, ये छोटा था इसीलिए 6 और 3 डायरेक्ट हम लोग बैठा दिए, लेकिन जब बड़ा हो तो कुछ 2 स्टेप और बढ़ना होगा और ऐसे निकालेंगे। आगे समझ में यहाँ तक? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, देख रहे होंगे बोर्ड मास से। क्वेश्चन ये है, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे। क्या हो जाएगा, 19 में से 2 गया, क्या बचेगा यहाँ 17। अब देखो 161 प्लस 17 प्लस 1 एक साथ काम करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट हट जाएगा तो जो है यही काम होगा। तो क्या हो जाएगा 18 और 161 179, और उसमें से 3 को घटा दो, आपका आंसर क्या हो गया 176। अब देख लो कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये सब आसान सवाल है। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है cot टू द पावर 4 थीटा, cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3.6। और आपसे पूछा क्या है, कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा। देखो पिछला जो भी था शिफ्ट 1 उसमें भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, उसमें बताए थे कि क्या जनरली यही होता है, मान लो भूल गया फॉर्मूला, तरीका भूल गया, तो जनरली यही होता है। लेकिन ये भी बोले थे कि यदि आता है तो सॉल्व कर लो फिर आंसर टिक करो, तो क्या होगा कंफर्म हो जाओगे। डाउट्स में मारने अनटिक आंसर करके आने से बेटर है ना कि सॉल्व कर लो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ लेकिन वही है कि दिमाग में उससे उतर जाए तो जनरली वही आंसर होता है। उसमें क्या था, टेन और सेक का रिलेशन था, यहाँ है कॉट और कॉसेक का रिलेशन। चलो देखते हैं सॉल्व करके, वैसे आंसर यही होगा जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन कैसे, एक बार देख लेते हैं। चलो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3.6। अब कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा कौन सा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसे ही होता है। अब ये फॉर्मूला यहाँ रख देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस, अच्छा इसका स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोसेक, कॉस नहीं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 3.6। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर पे स्क्वायर यानी कोसेक का पावर 4 थीटा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 3.6। अब देखो माइनस प्लस कट गया, यहाँ हो गया कोसेक का पावर 4 थीटा और यहाँ है 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, उसमें से कोसेक स्क्वायर थीटा को ऐड करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा और क्या हुआ 3.6। तो आंसर वही आ गया, समझ में आ गया। जनरली इसका आंसर वही होता है, बस तरीका थोड़ा पता रहना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 5 माइनस कॉस 5 बराबर 0। क्या दिया है, साइन 5 माइनस कॉस 5 बराबर 0, और पूछा क्या है, पूछा है साइन का पावर 4 5 प्लस कॉस का पावर 4 5 प्लस टेन स्क्वायर 5। टेन स्क्वायर 5, इसका वैल्यू बता दो, ठीक है, यही पूछा है ना, बिल्कुल यही पूछा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ क्या है, साइन 5 बराबर लिख सकते हैं कॉस 5 और कॉस 5 को नीचे ले आते हैं, क्या हो जाएगा साइन 5 बटे कॉस 5 बराबर 1, टेन 5 ये बराबर क्या हो जाएगा 1। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 45, क्योंकि 10 45 का मान 1 होता है ना, तो 5 का वैल्यू कितना हो गया 45। अब यहाँ क्या पूछा है पावर 4। अब कॉस और साइन 45 क्या होता है 1/√2, इसका पावर 4 ले लो, यहाँ भी वही होगा 1/√2 पावर 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब निकालो कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 2 और स्क्वायर का स्क्वायर यानी 4, एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, 1 + 1 + 4 कितना हो जाएगा 6/4, कटाएंगे तो 3/2। आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलो ठीक है, तो ये इतना टोटल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25 है। तो टोटल क्वेश्चंस 25 क्वेश्चन था, जनरली सब आसान क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन जो था ये 2 या 3 क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा लगा होगा मुश्किल जैसा, लेकिन बाकी सब आसान है। तो ये जो आप क्या करोगे बताए हैं, इसका PDF V2 मैथ्स आप टेलीग्राम चैनल सर्च कर लोगे, वहाँ मिल जाएगा टोटल 25 क्वेश्चन का PDF। तो वहाँ से डाउनलोड करो, उसमें उसके बाद सॉल्यूशन करो, अपना सॉल्व करके देखो, ठीक है, एक बार वीडियो देख लो फिर सॉल्व करो, फिर डाउट्स यदि आए तो एक बार फिर से देख लो, ठीक, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।